नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको गोदान सुनाती हूँ। आज गोदान के अंतिम पृष्ठ मैं आपको सुनाऊंगी। अब तक आपने जो सुना वो ये था पिछले पृष्ठों में कि होरी की बेटी रूपा का ब्याह राम सेवक से हो गया। राम सेवक धनाढ्य लेकिन अधेड़ व्यक्ति है। उसकी उम्र रूपा से बहुत ज्यादा है और इसी वजह से शायद उसने जो है पैसे देकर रूपा से ब्याह किया है। पैसे दिए गए हैं होरी को ब्याह के संपन्नता के लिए, ब्याह कराने के लिए, शादी कराने के लिए। इस बात से होरी बहुत आहत है, जो कि उसका स्वभाव हम लोग शुरू से देखते आए हैं। उसे इस बात की इतनी ग्लानि है कि शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद, प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि कई दिनों तक होरी के गांव वालों ने उसे नहीं देखा। वो घर के अंदर ही रहा। बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। इस बात की उसे खुशी है कि गोबर शहर से आया, उसने समय निकाला, क्योंकि गोबर और होरी में अनबन हो गई थी पिता पुत्र के तौर पे। गोबर आया, उसने शादी करवाई और वो गया, बहुत ही सम्मान पूर्वक गया, सम्मान देकर के गया। इन सब बातों को मानसिक रूप से रिवर्स कर रहा है होरी और बैठा हुआ है। और एक नई चीज हो जाती है पिछले पृष्ठों में कि रूपा के जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं प्रेमचंद जी और कहते हैं कि रूपा बहुत खुश है। रूपा ने के जीवन का बचपन और युवावस्था जैसे बीता उसके घर में, तो उसके लिए संपन्नता और पैसा एक बहुत बड़ी चीज थी और वो उसमें रमी हुई है। हालांकि उसमें ग्रेस भी जोड़ देते हैं प्रेमचंद जी ये कह के कि रूपा को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति कैसा है, कितना बड़ा है। वो इतनी मगन है उन अपने कर्तव्यों, पत्नी के रूप में कर्तव्यों को निभाने में, और वो कभी भी इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं करती जिससे राम सेवक का हृदय आहत हो। बहुत अच्छी पंक्ति एक प्रेमचंद जी ने लिखी उन्हीं पृष्ठों में कि वो अपनी जवानी का गुरूर दिखा करके राम सेवक को शर्मिंदा नहीं करना चाहती और इस तरीके की वो कोई चीज नहीं करती कि जिससे राम सेवक को किसी भी तरीके की चोट पहुंचे। वो खुश है, संपन्न है, इतनी संपन्न है कि वो गाय भेजने का प्लान करती है अपने पिता के लिए, क्योंकि उसे पता है कि होरी का पूरा जीवन एक गाय को अपने द्वार पे बंधे हुए देखने की लालसा में बीत गया। इधर होरी जो है वो खुदाई करने की मजदूरी करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि उसमें कुछ 98 पैसे उसे रोज मिलते हैं। और धनिया का मानना है कि अगर वो काफी दिन तक इस खुदाई को कर ले जाएगा और पैसे इकट्ठे कर लेगा तो एक गाय ले सकेगा और राम सेवक के कुछ पैसे वापस कर सकेगा। इस प्लान के तहत वो मजदूरी करने लगता है। बहुत कड़ी तपिश में मजदूरी, खुदाई करना, ये प्रेमचंद जी ने दिखाया है। और धनिया भी उस बार उसके साथ है, जो कि हमेशा उसको रोकती थी कि इतनी मेहनत नहीं करो। लेकिन दोनों में के ही मन में एक लालसा है कि राम सेवक के पैसे उधार चुकता हो जाए और एक गाय आ जाए। एक सनसनीखेज घटना पिछले पृष्ठ में, जो अगर आपको याद हो, कि हीरा वापस आ गया है। वही हीरा जिसने होरी के द्वार पर भोला के द्वारा दी गई गाय को जहर दिया था और ग्लानि से या डर के भाग गया था उसी गांव से। वो वापस आता है रात में और होरी से मिलता है, उसके पैर छूता है। बहुत ज्यादा उसको पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दिखाया है प्रेमचंद जी ने। वो कहते हैं कि वो हीरा, बहुत बातचीत होती है आपस में, और कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे और क्यों चले गए थे, ऐसा क्या हो गया था। थोड़ी बहुत रपट होती, पुलिस में वो होता, हम किसी तरीके से उस जंजाल से निकल जाते, लेकिन तुमको जाना नहीं चाहिए था। वो हीरा जो है वो बहुत पश्चाताप में है। वो ये इस बात की बार बार क्षमा मांगता है और बताता है कि वो पागलपन की स्थिति तक पहुंच गया था। बहुत बुरे दिन उसने देखे घर से दूर रह करके, और बार बार होरी को वो धन्यवाद देता है, दिल से आभार व्यक्त करता है कि तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार का ख्याल रखा, सबका ख्याल रखा। होरी के जीवन में जैसे लगभग सारी चीजें सेट हो गई, सारी चीजें वापस आ गई। बस एक बची गाय की लालसा, जिसके लिए होरी ने फिर से मजदूरी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी मजदूरी के अतिरेक ने होरी के स्वास्थ्य को खराब करना शुरू कर दिया है। इसका संकेत हमें प्रेमचंद जी ने दे दिया था। आगे सुनिए, अंतिम पृष्ठ है ये गोदान के, ध्यान से सुनिएगा।
रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव में ऊसर कंकड़ की खुदाई शुरू कर दी। होरी ने सुना तो चटपट जा पहुंचा। ये मैंने आपको पिछला पृष्ठ ही सुना दिया। हाँ, फिर से सुनिए। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। जिस रात हीरा से भेंट हुई, वार्तालाप हुआ, ये अगले दिन सुबह का प्रसंग लिखा है प्रेमचंद जी ने। रात की थकन दूर ना हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे, चाल में निर्द्वंद्वता की अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झउए उठा उठा कर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लाता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी। उसके पांव नहीं उठ रहे थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान किया, न चबेना। उसी थकन में अपना गोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा। मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है, खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की वह दाह बढ़ती जा रही थी। न रहा जा रहा था, न लेटा जा रहा था। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी उठकर एक लोटा पानी ले आया, पिया और लेट गया। मगर आधे घंटे में उसे कै हो गई, यानी उल्टी हो गई और चेहरे पे मुर्दनी छा गई। उस मजदूर ने उससे कहा, कैसा है होरी जी भैया? जी कैसा है होरी भैया? यह कहते कहते उसे फिर से उल्टी हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। वह घबराया। सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? उसकी आंखें बंद हो गईं। जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पर आने लगी, लेकिन बेक्रम में। आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत, असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा गोबर आया, उसके पैरों में गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई है, लाल चुनरी पहने उसको भोजन करा रही है। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा मंगल को पिला रहा था, जैसे गाय एक देवी बन गई थी। उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई है होरी, चलो झउआ उठाओ। होरी कुछ नहीं बोला। उसके प्राण तो न जाने किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग रही थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ती हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ले जा रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया। कांपती हुई आवाज में बोली, कैसा है जी तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा। बोला, तुम आ गए गोबर? मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो देखो, वो खड़ी है। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी वो। उसे दबे पांव आते देखा था, आंधी की तरह भी आते देखा था। उसके सामने उसकी सास मरी, ससुर मरा, 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा उसे। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो रहे हैं। उमड़ते हुए आंसू को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा, दोनों कोरों से आंसू ढुलक पड़े। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना, माफ करना धनिया, अब मैं जाता हूं। गाय की लालसा मन में रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें बंद हो गई। उसी वक्त हीरा शोभा डोली लेकर पहुंचे। होरी को उठाकर डोली में लिटाया, गांव की ओर चले। गांव में एक खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जुबान बंद हो गई थी। हाँ, उसे आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन होता है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ता, उसी के दुख का नाम मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, लेकिन किसी को भेजकर डॉक्टर भी नहीं बुला सकती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वे दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसी के नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है?
और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसी के 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। यहां समाप्त होता है गोदान। 1936 में लिखे गए इस उपन्यास लगभग 400 पृष्ठ। आप देखिए कि आज भी कितना प्रासंगिक है ये। ऐसे तो उपन्यास पढ़ते वक्त मेरा गला खराब है, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह के ही जाऊंगी कि उपन्यास पढ़ते वक्त ऐसे लगा, सुनने वालों को भी लगा होगा, पढ़ते वक्त हमेशा लगा। मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है, एक बार कोर्स की तरह, फिर उसके बाद चूंकि इतना संवेदनशील, इतना दिल को छूने वाला था, तो कई बार पढ़ा है मैंने इसे। तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है, विजुलाइज करती थी मैं कि जैसे 2 सेट लगा के रखे बॉलीवुड वालों की तरह प्रेमचंद जी ने, एक गांव का जिसमें गोबर, धनिया, होरी, रूपा, सोना, ये सारे लोग, निर्दोष जीवन इनका, बहुत कमतरी वाला जीवन जिसमें अभाव ज्यादा है लेकिन भावनाएं बहुत प्रबल हैं, प्रवण हैं और बहुत खांटी हैं। और दूसरा सेट ऐसे लगता था मुझे कि जैसे किसी अभिजात्य वर्ग के ड्राइंग रूम का, जिसमें मालती, मेहता, खन्ना जी, मिर्जा खुर्शीद बैठे हुए हैं, हंसी ठहाके चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, गप्पे चल रही हैं, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं जिनमें बड़े बड़े शब्द प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कुछ भी बात जैसे दिल से नहीं कही जा रही है, ऐसा मुझे लगता था ये पढ़ते वक्त। दोनों तरफ के किरदारों को कैसे मिला करके प्रेमचंद जी ने हमको ये बताया कि सबको सब नहीं मिलता। जहां अच्छी मानसिकताएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, वहां संपन्नता नहीं है। जहां संपन्नता है, साधन संपन्नता है, सारी चीजें हैं, वहां आपको अच्छे, सच्चे, निर्मल, निर्दोष भाव मिल जाए, वो बहुत मुश्किल है। प्रासंगिक हमेशा से गोदान रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि ये जो धनाढ्य और गरीब वर्ग का जो अंतर है, अभी कम से कम हिंदुस्तान में वो कायम है, बहुत ज्यादा कायम है और बढ़ता जा रहा है। इस हद तक की गरीबी आप लोगों को लगता होगा कि कहाँ होगी कि लोगों को खाने को नहीं मिलता। ऐसा है, आज भी है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ काम करती हूँ। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां बहुत गरीबी है, बहुत हद तक गरीबी है, और लोग अपनी मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी दिन भर संघर्ष करते हैं और कश्मकश में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतनी एकाग्रता और इतने प्यार से आप लोगों ने गोदान सुना। जिन्होंने भी सुना, मैंने सबके लिए पढ़ा, मैंने उतनी ही तल्लीनता से पढ़ा जितना मैंने इसको पहली बार पढ़ा था अपनी कोर्स में पढ़ने के लिए। जब मैंने परीक्षा दी थी, प्रतियोगी परीक्षा दी थी, उस समय ये यूपीपीसीएस के सिलेबस का हिस्सा था। अभी भी है या नहीं मुझे नहीं पता। और उस वक्त जो है ड्यूटीफुली पढ़ा गया ये उपन्यास कैसे जो है एक जीवन चक्र पूरा करते हुए मुझे यहां तक ले आया कि मैंने उसको फिर से एक बड़े वर्ग के लिए पढ़ा। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और धन्यवाद मंजीत जी को भी, आप लोगों को फिर से शुक्रिया, उन्होंने मौका दिया, आप लोगों ने सुना। गोदान के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। और एक गुजारिश है कि अभी तो मैंने आपको सुनाया, बीच बीच में अंतराल तो वैसे भी था, कई बार थोड़ा ज्यादा हो गया अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से। जो भी हिंदी से प्रेम करते हैं वो ये खुद जरूर पढ़ें। देखिए, खुद पढ़ते वक्त और किसी से सुनते वक्त इसमें अंतर होता है। खुद जरूर पढ़ें और कोई भी हिंदी प्रेमी हो उसको गोदान जरूर भेंट करें। उनको पता लगेगा कि दुनिया जो है कितने फाड़ों में बटी हुई है, और तब से लेकर के अब तक का आकलन करने का एक मौका देता है गोदान हमको। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए, आपकी सारे मनोरथ पूरे हों। अगर मौका मिला तो फिर से मैं कोई एक अच्छा
और कंटेंट से भरा हुआ, उद्देश्य से भरा हुआ कोई किताब, कोई उपन्यास फिर से मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगी। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और गोदान के भी साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।